नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ए फॉर एजुकेशन चैनल में। आज हम फिर से कुछ मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और इन क्वेश्चन के साथ में हम लोग उनके कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे, जिससे कि ना केवल यही क्वेश्चन बल्कि इसकी तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं हम उनको ईजिली सॉल्व कर सकें। ठीक है, आप सभी को कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट को आपको फिर अपने आप से जो मॉक टेस्ट होते हैं या जो अपने प्रीवियस पेपर अभी तक दिए हैं उनके अंदर इनको ट्राई करना है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम आपके आने वाले पेपर को ईजी और सरल बना सकें। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ इन्होंने कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स एम एंड एंड आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ एम इज इक्वल टू पी क्यू क्यूब की फॉर्म में दिया हुआ है और इसी तरह से एन दिया है पी क्यूब क्यू स्क्वायर वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, तो हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन को पहले छोटा करना है। इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी है, उसको छोटा करना है। तो आपको क्वेश्चन में दो चीज़ देखनी है कि आपको एक दिया है एम जिसकी वैल्यू दी है पी क्यू क्यूब और एक दिया है एन पी क्यूब क्यू स्क्वायर। इसके अंदर हमारे को एचसीएफ निकालना है और पी और क्यू क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम केवल नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा होता है 2, उसके बाद होता है 3, 5, फिर आता है 7, 11। ये सब वो नंबर होते हैं जो कि अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं आते हैं। इसी तरीके से इन्होंने क्या बोला, पी और क्यू क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, इसका मतलब पी और क्यू के अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा कि आपने पहले भी किया होगा कि अगर जैसे कोई दो नंबर दिए हैं, ठीक है, तो एम हमारे को क्या दिया है, पी क्यू क्यूब और एन दिया है पी क्यू क्यू स्क्वायर। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो हम देखो एम को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। एम हमारा दिया है पी क्यू क्यूब, तो हम लिख सकते हैं एक बार पी फिर एक बार क्यू, क्यूब है तो 3 बार हम क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो एन है हमारा पी क्यूब क्यू स्क्वायर है, यानी पी क्यूब है तो पी मतलब हमारा कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, 2 और 3 बार पी मल्टीप्लाई होगा और क्यू हमारा कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 1 और 2। ठीक है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको इनको तोड़ के लिख लेना है। ठीक है, मल्टीपल्स की फॉर्म में। अब हमारा एचसीएफ कैसे निकलता है, देखिए हमारा एचसीएफ होता है जो हमारा दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन होता है। तो यहाँ पे हमारा देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर हमारा पी कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये हमारा पी कॉमन आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे एक क्यू कॉमन आ रहा है और एक और क्यू कॉमन आ रहा है। ये चीज़ें केवल ये चीज़ हमारी कॉमन आ रही है, ये वाला क्यू कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यानी हमारे पे क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक पी एक क्यू एक क्यू। तो हमारा एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, देखिए बहुत इजी है। आपको केवल क्या करना है, आपको पहले उसके फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे कि हमने एम के बनाए पी इंटू क्यू एन के बनाए जो हमारा पी क्यूब क्यू स्क्वायर था, तो पी इंटू पी 3 बार और क्यू इंटू क्यू 2 बार, क्योंकि वो स्क्वायर था। अब उसमें जो भी टर्म हमारी कॉमन आ रही थी, जैसे कि एक बार हमारा ये वाला पी कॉमन आ रहा था, एक बार इस क्यू को इस क्यू से कॉमन कह लो, एक बार इस क्यू को इस क्यू से कॉमन कह लो, तो हमारा फैक्टर क्या हो जाएंगे, यानी एक पी हो गया, एक ये क्यू हो गया, एक ये क्यू हो गया। तो पी इंटू क्यू ये हमारा फैक्टर हो गया, दैट इज कॉल्ड पी इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा। सिंपल ये क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब देखिए जीरो क्या होते हैं, हमारी जो बेसिक इक्वेशन होती है वो हमारी क्या होती है किसी पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होगी। अब इसमें जीरोस क्या होता है, चलिए बताते हैं आपको। देखिए जो हमारी बेसिक इक्वेशन होती है, बेसिक इक्वेशन हमारी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसके अंदर जो ए होता है, ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से बी होता है एक्स का कोफिशिएंट और सी होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इनको हम क्लासीफाई करते हैं ए बी सी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है जो भी चीज़ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और वही हमारा ए होता है। जो चीज़ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और उसको हम बी बोलते हैं। ठीक है, और जो लास्ट टर्म होती है हमारी होती है वो सी। अब आपको इसमें करना क्या है कि आपको निकालना है कि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाँ इसके पहले एक चीज़, हम सम ऑफ जीरोस को कैसे निकालते हैं। देखिए आपका जो सम ऑफ जीरोस होता है हम उसको अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सम क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, हम सम जीरोस को ना एक नाम से और हम जानते हैं, उसको हम बोलते हैं रूट्स। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली में जब ये एक्स स्क्वायर की जो इक्वेशन है इसके अंदर रूट क्या होंगे, यानी एक्स स्क्वायर है तो एक्स की 2 वैल्यूज़ निकलती हैं। ठीक है, तो एक प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, दोनों प्लस हो सकती हैं या दोनों माइनस हो सकती हैं।
ठीक है। तो x की कितनी वैल्यू निकलेंगी, x की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी। तो ये जो 2 वैल्यू होती हैं उसी को हम एक को बोलते हैं अल्फ़ा और एक को बोलते हैं बीटा। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा, सही है। और प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा। कभी कभी ये सम जीरोस की फॉर्म में भी लिखा रहता है, कभी कभी इसी चीज़ के लिए आपका वर्ड रूट्स भी लिखा रहता है, ठीक है। तो आपको दोनों में से कोई भी चीज़ आएगी तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या करना है, इन्होंने पूछा है कि हमको वो इक्वेशन बतानी है जहाँ पर सम ऑफ जीरो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ हो। अब इन्होंने 3 इक्वेशन दिए, पहली वाली इक्वेशन हम लेते हैं। पहली इक्वेशन इन्होंने क्या दी है, ये पहली इक्वेशन दी हुई इन्होंने कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, तो हमारे पे ए जीरो नहीं लेंगे हम। अगर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हम क्या लेंगे, ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। जहाँ कोई नहीं है वहाँ पे एक, वहाँ पे भगवान है एक, ठीक है। तो उसको हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड टर्म हमने ली, देखो अब यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो अब एक्स के साथ भी कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 1। जहाँ कोई भी नहीं है वहाँ पे कौन है, 1, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमारी हो गई 1। इस तरीके से सी की वैल्यू तो ऑलरेडी इन्होंने दे रखी है, सी की वैल्यू 1। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। अब अगला स्टेप क्या था हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसको आप याद कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। क्या था हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, इसको आप एक बार कॉपी पे लिख लीजिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम की वैल्यूज़ होती है माइनस बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट की वैल्यू होती है सी अपॉन में ए। तो पहले हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू 1 थी, तो माइनस बी हो गया हमारा -1, ठीक है, और ए हो गया हमारा प्लस का 1, तो वैल्यू हमारी हो गई -1 अपॉन में 1। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो था हमारा सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या दी हुई है, सी की वैल्यू हमारे पे दी रखी है यहाँ पे 1, सी 1 है और ए भी 1 है, तो आंसर हो गया 1/1। तो देखो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये आ रही है हमारी -1/1 और ये आ रही है 1/1, तो ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं है। तो हम इस इक्वेशन को छोड़ देंगे, नेक्स्ट इक्वेशन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन आपकी इन्होंने दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर देखिए क्या दिया है, अब फिर दोबारा यहाँ पे देखेंगे हम एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, यानी कि हमारी ए की वैल्यू क्या हो गई 1। जब कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता यानी कि 1 होगा। इस केस में माइनस एक्स दिया है, माइनस एक्स यानी एक्स के साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज़ माइनस, मगर माइनस अकेला नहीं होता है, माइनस क्या होगा, माइनस का 1 होगा। तो हमारी बी की वैल्यू हो गई -1। इसी तरीके से सी की वैल्यू हमारे को ऑलरेडी इन्होंने दे रखी है, देखो सी की वैल्यू तो सिंपल दे रखी है, सी की वैल्यू क्या दी है इन्होंने 1, तो हम सी को ले लेंगे 1। और फिर वही निकालेंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बताया था मैंने, माइनस बी अपॉन में ए। क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस बी क्या हुआ। अब देखो इसमें बी की वैल्यू ऑलरेडी -1 थी और हमको लेना है -1, तो हम लेंगे माइनस ऑफ -1। तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, और नीचे ए तो 1 था तो 1/1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ हमारा 1/1। देखो क्या किया हमने ये जो माइनस था, माइनस से हमने माइनस को काट दिया। अब ये माइनस आया क्यों था, क्योंकि जो बी की वैल्यू थी वो ऑलरेडी हमारी माइनस में थी और हमको क्या चाहिए था, माइनस ऑफ -1। तो माइनस ऑफ -1 इस माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, आंसर आ गया आपका 1। अब हम अगला स्टेप निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था हमारा, सी अपॉन ए, तो सी कितना है 1 और ए भी कितना है 1, तो 1/1। अब देखो इस केस में क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1/1 है। तो यानी कि हमारा सम ऑफ जो रूट्स था या सम ऑफ जीरोस था दैट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना, जैसे ही आपको सेकंड आंसर मिल गया करेक्ट, तो बाकी के दोनों जो और ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे इस क्वेश्चन में और ऑप्शन भी दिया है ना आपको एक ये भी दिया है, सी पार्ट दिया है, आपको एक ये डी पार्ट भी दिया है, ये दोनों पार्ट दिए हैं, तो आपको इनको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी गलत ही होंगे। तो इसको निकाल के आप इनकी अपना समय मत बर्बाद कीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब एक बार वैल्यू निकल गई तो आपको आंसर वहीं पर रोक देना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज नॉट पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सी लाइन पैरेलल नहीं है। इसके अंदर भी इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, हमको चेक करना है कौन सी पैरेलल नहीं होती है। तो इस केस के लिए हमको पहले ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी लाइन पैरेलल होती है, कौन सी लाइन यूनिक सॉल्यूशन शो करती है या
इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारी क्या फॉर्म होनी चाहिए, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर कुछ ऐसा होता है तो हमारी जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग होती हैं और उसमें हमारे को एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हुआ, लाइनें एक दूसरे को काट रही होती हैं, इस तरीके की कुछ लाइनें बनती है, तो हमारे को एक ये जो पॉइंट होता है ये हमारा वो एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ हमारे पे आती है, दैट इज़ कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमारे पे क्या होता है, दैट बिकम A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और वो C1/C2 के बराबर होता है। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया था ना, नहीं उससे रिलेट नहीं करेंगे इसको, मैं बताता हूँ आपको। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है, इसके अंदर इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होता है। अब ये कोइंसिडेंट लाइन किस तरीके की होती है, ये होता है जैसे मान लो एक ये लाइन जा रही है तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ऐसे ही जारी होती है, एक के ऊपर एक ही लाइन होती है, तो इसमें होता है इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। इसमें ये पॉइंट भी सॉल्यूशन होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, इसका हर एक पॉइंट एक अपने आप में एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, थर्ड केस आपके पास आता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, जो हमको इस बार इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती है कि भाई A1/A2 तो B1/B2 के इक्वल होगा मगर C1/C2 के इक्वल नहीं होगा, तो वो हमारा केस देता है नो सॉल्यूशन। मतलब एक लाइन यूँ जा रही है, एक लाइन जैसे पैरेलल है, मतलब पैरेलल क्या होता है, जो दोनों लाइनें एकदम सीधी जा रही हैं, यानी वो आगे जाके कभी भी मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो वो पैरेलल लाइन होती है, क्योंकि अब ये कहीं पे कट ही नहीं करेंगी, तो अब इसका मतलब हमारे को कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब इस केस में एक चीज़ आती है A1/A2 B1/B2, ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये A1/A2 B1/B2 क्या था, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। ये देखो पैरेलल लाइन के हमने क्या कंडीशन बनाई है, A1/A2 B1/B2 के बराबर होगा बट C1/C2 के बराबर नहीं होगा। तो ये A1/A2 हमारे क्या होते हैं, जो हमारी इक्वेशन दे रखी होती है, जो भी हमारी इक्वेशन जैसे हमारे को दिया है 2x - 3y इक्वल टू 5, तो इसके अंदर जो x का कोफिशिएंट है दैट इज़ A1, जो y का कोफिशिएंट है दैट इज़ B1 और जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज़ C1। ठीक है, तो हमको एक ऐसी लाइन देखनी है जिसके अंदर जो ये हमारी जो कंडीशन है पैरेलल लाइन वाली, ये सेटिस्फाई नहीं बैठती है, क्योंकि हमें बताना है कौन सी लाइन पैरेलल नहीं है। तो हमारा यहाँ पे A1 हो गया 2, B1 हो गया -3 और C1 हो गया हमारा 5। अब हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे को उन्होंने क्या दी है, 2x - 3y इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे हमारा अब ये जो x का कोफिशिएंट है ये हमारा हो जाएगा A2, जो y का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा हमारा B2 और जो C कांस्टेंट है दैट विल बिकम C2, जो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो हम रखेंगे वैल्यू A1/A2, जैसे हमने A1/A2 रखा तो यहाँ पे कितना हो गया 2/2। देखिए जैसे हमने A1/A2 रखा तो A1 भी हमारा 2 था और A2 भी 2 था, तो 2/2 हो गया दैट इज़ 1 इक्वल टू 1। B1/B2 हमने रखा तो ये -3 था, देखिए ये -3 था B1 और -2 था B2, तो इसको भी कैंसिल करेंगे दैट इज़ 1। तो यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 5/-1। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, दैट मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल। नेक्स्ट हम लाइन लेंगे, तो नेक्स्ट लाइन में हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को दिया है 4x - 6y इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमारे A2 की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, A2 हमारा x का कोफिशिएंट यानी कि 4 हो गया, B2 हमारा y का कोफिशिएंट यानी -6 हो गया और C2 हमारा हो गया 5। अब दोबारा हम वैल्यू पुट करेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 की फॉर्म के अंदर। तो देखो A1 हमारा था 2, तो ये हो जाएगा 2/4, तो इसको काटेंगे, ये कैंसिल हुआ 1/2। फिर हमारा B1 था -3 और B2 था हमारा -6, तो वैल्यू पुट करेंगे -3 अपॉन में -6, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। देखो ये भी 1/2 हुआ और ये भी 1/2 हुआ। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो हमारा क्या हो गया कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट C1/C2 हो गया 1/1, जो कि इसके इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, फिर हम अगली इक्वेशन चेक करेंगे। हम देखो तब तक चेक करेंगे जब तक को हमारी कंडीशन फॉल्स ना मिल जाए। इस केस में देखो क्या दिया है 6x - 9y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमारे A2 की वैल्यू क्या हो गई, x का कोफिशिएंट 6 दैट इज़ A2, B2 की वैल्यू हो गई हमारी -9 और C2 की वैल्यू हो गई हमारी 10। फिर दोबारा हम पुट करेंगे A1/A2, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2/6, इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/3। फिर हम वैल्यू पुट करेंगे -3/9, क्योंकि हमारा A1 था -3 और B2 था हमारा -9, उसमें भी देखो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और 3 से 9 कैंसिल होगा तो हमका आंसर आ जाएगा 1/3। अगले केस में हम वैल्यू पुट करेंगे, C1 हमारा था 5 और C2 था 10, तो 5/10 दैट इज़ 1/2। तो यहाँ पे भी देखो
क्या हो रहा है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये हमारा पैरेलल लाइन बन रही हैं। तो ये भी हम अगले लास्ट ऑप्शन पे ट्राई करेंगे, ठीक है। वैसे देखिए लास्ट ऑप्शन ट्राई करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके तीनों ही है तो डेफिनेटली जो चौथा आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि वो पैरेलल लाइन नहीं बन रही होगी, वो कुछ और बन रहा होगा, ठीक है। चलो हम चेक करते हैं। देखो इसमें क्या दिया आपको, इन्होंने दिया है क्या कि जो इक्वेशन है दैट इज 2x + 3y = 5, ठीक है। तो अब देखो A2 हमारा कितना हो गया, इस केस में A2 हमारा हो गया 2, B2 हमारा हो गया 3 और C2 आपका हो गया 5। हम दोबारा वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्म में। तो देखो क्या है, A1 था हमारा 2, तो 2/2 इज दैट इज 1/1। B1 था हमारा -3, तो B1/B2 हो गया -3/3 दैट इज -1/1। तो इसके आगे एक्चुअली हमको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। जब हमारा निकल गया 1/1 इज नॉट इक्वल टू -1/1, तो ये हमारा किस केस में होता है, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। ये कब होता है, जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, तो ये पैरेलल नहीं होगा। तो बस यही हमारा एक ऑप्शन होगा, दैट दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, एक बार रिपीट करके आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, दैट इज क्वेश्चन 4। इसमें क्या दिया है, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन 9x² + 6kx + 4 = 0, सॉरी इक्वल टू 0, ये इक्वल है, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। अभी हमने रूट्स पढ़े थे ना, अल्फा प्लस बीटा, वो जो दोनों रूट हैं वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि भाई k की वैल्यू क्या होगी। अब इस केस के लिए हम क्या चीज़ करते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो किस फॉर्म में होती है, वो होती है हमारी ax² + bx + c की फॉर्म में, जिसके अंदर x² का कोफिशिएंट होता है a, x का कोफिशिएंट होता है b और जो कांस्टेंट टर्म होती है दैट इज c। तो इसके अंदर तुम्हारे पास 3 कंडीशंस बनती हैं। क्या कंडीशन बनती है, अगर उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट बनेंगे तो उस केस में हमारी जो वैल्यू होती है b² - 4ac वो ग्रेटर देन 0 होती है। इसको हम d भी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट d। तो इसकी वैल्यू b² - 4ac जो है 0 से बड़ी होती है। अगर दोनों के रूट जो है वो बराबर हैं, अगर इक्वल रूट है, तो उस केस में जो हमारा d होता है, d की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज b² - 4ac = 0। और इफ़ हमारे को ये कंडीशन दी है कि रियल रूट है ही नहीं उसके अंदर, तो जो हमारा d होगा, जो d की वैल्यू होगी दैट इज लेस देन 0 दे रखी होगी, ठीक है। तो देखो क्या दिया होता है, फर्स्ट केस में हमारे पे क्या रहेगा, ये जो केस रहेगा इसके अंदर जो हमारी d की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0, इस केस में d की वैल्यू इक्वल टू 0 और लास्ट केस में d इज लेस देन 0, ठीक है। ये 3 केस है। अब हमारे को कौन सा केस दिया, हमको दिया है व्हेन 2 इक्वल रूट्स, हमारे को दिया दोनों रूट्स इक्वल है, यानी हमारी d की वैल्यू क्या है, 0 है। तो बस हमको यही करना है, हमको इक्वेशन लेना है और d की वैल्यू को 0 रख देना है। देखो इन्होंने क्या दिया आपको कि ये जो इक्वेशन है 9x² + 6kx + 4 = 0, इसके अंदर हमारे को दिया है कि रूट्स हमारे इक्वल है। जब रूट्स इक्वल है तो मैंने क्या बताया, क्या रहेगा हमारा b² - 4ac = 0। तो जैसे ही b² - 4ac 0 रहा तो आपको केवल वैल्यू पुट करनी है। देखो इसमें a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी आपका 9, क्योंकि x² का कोफिशिएंट है। अब b की वैल्यू खाली 6 नहीं होगी, ये होगी 6k, क्योंकि x का कोफिशिएंट हम लेते हैं, तो b की वैल्यू होगी 6k और c की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4, ठीक है। क्या हुआ हमारा, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 6k और c की वैल्यू c की वैल्यू 4। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में b² - 4ac = 0। ये इक्वेशन लेनी है हमको, b² - 4ac = 0। तो देखो b का स्क्वायर क्या हुआ, 6k का स्क्वायर, 6k का होल स्क्वायर होगा, ध्यान रखिएगा। फिर -4, 6k का होल स्क्वायर -4 इंटू 9 × 4, सही है। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 6k का स्क्वायर क्या होता है, 6k का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, k का स्क्वायर इज k स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 = 36 × 4। देखो आप चाहें तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, आंसर आपका 144 आ जाएगा 36 × 4। मगर जब हमको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ 36 आ रहा है तो 36 को बाहर ऐसे करके लिखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन ईजी करने में आसानी रहेगी, ठीक है, सॉल्व करने में ईजी पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से 36 को अगले स्टेप में हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ केवल k² बचेगा और यहाँ ये 4 बचेगा, और जो साइन बीच में था वो साइन बीच में ऐसे का ऐसा लगा रहेगा, ठीक है। देखो क्या किया, इस 36 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ से ये k² और यहाँ से -4 रह गया, और जो माइनस था सिंबल ऐसी का ऐसी रह जाएगा। अब ये 36
जब हम इस यहाँ पे मल्टीप्लाई था ना ये, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इधर जाके डिवाइड होगा, और अगर कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर उसका क्या ही आएगा, 0 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, k² - 4 = 0। जैसे ही हमारा k² - 4 = 0 हुआ, तो अब ये -4 था ना, ये इस साइड था -4, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो k² = +4 हुआ, तो k की वैल्यू हमारी हो गई +-2। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, k की वैल्यू +-2 होगी, ना कि खाली +2। क्योंकि देखो अगर आप क्या करते हैं, +2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आता है, और अगर आप -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आता है, ठीक है। तो जो हमारा ये k² रहेगा, जब हम k निकालेंगे तो जो हमारा k रहेगा दैट इज़ √4। तो √4 क्या होगा, अगर आप प्लस का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 2 ही आ रहा है, और माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आ रहा है, तो इसीलिए हम उसकी वैल्यू +-2 लिखते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर हम कुछ और आगे क्वेश्चन करेंगे, मगर इससे पहले आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, वो चीज़ ध्यान ये रखनी है कि आपको इनके जो कंसेप्ट्स हैं, जैसे जो भी कंसेप्ट हैं, जैसे कि यूनिक सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो रहे हैं, तो ये क्या चीज़ें आपको इनको याद रखना है। साथ में आपको ये याद रखना है कि जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो किस तरीके के होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट है तो क्या करेंगे, रियल रूट है तो क्या करेंगे, और रियल रूट नहीं है तो क्या लेना है, किस तरीके से लेना है, इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। और इसको आप नोट कीजिए, 1-2 बार याद कर लीजिए, और इसको डेली मेमोराइज़ कीजिए, तो ये आपके क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करा सकते हैं। आई होप जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको 1-2 बार रिपीट कीजिए तो ईजिली आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका पेपर मैथ्स का बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। A4 एजुकेशन चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में। धन्यवाद।